प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत भाग 3 का तीसरा पाठ है बस की यात्रा, उसका सारांश बता रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी बस की यात्रा की होगी, तो आप लोग एक अच्छी बस और एक पुरानी बस में अंतर समझते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि एक जर्जर अवस्था जो बस है उसमें किस प्रकार जो लेखक हैं वह यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत उसे कहा जाता है जब कोई किसी जगह की यात्रा करता है और फिर उस यात्रा का वर्णन कहीं पर लिख लेता है, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो यह बस की यात्रा, यह एक यात्रा वृत्तांत है और यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। तो व्यंग्यात्मक शैली क्या होती है, पहले आप ये समझिए। तो व्यंग्यात्मक शैली यह होती है कि जब आप किसी के ऊपर व्यंग करते हैं, जैसे कोई है वो बहुत गंदे कपड़े पहन के लाया है, लेकिन आप उसके सामने उससे कहते हैं कि अरे वाह, कितने अच्छे कपड़े तूने पहने हैं, तो यह उसके ऊपर व्यंग है। तो यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है और इस पाठक जो यह पाठ है, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। मतलब वह दूसरे का नुकसान नहीं समझते हैं, वह सिर्फ अपना फ़ायदा ही चाहते हैं। इसी कारण अनेक दुर्घटनाएं भी आपने सुनी होगी, जिसमें यह बताया जाता है कि वह जो बस थी वह अच्छी हालात में नहीं थी, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। तो जो बस के जो बस का मालिक होता है वह उसी स्थिति में बस को चलाता है ताकि वह अपना मुनाफा कर सके। तो वे अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो लेखक और उसके 4 साथी हैं जो जबलपुर जाने वाली ट्रेन उन्हें पकड़नी होती है, लेकिन उन्होंने यह फैसला लिया कि वह बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया। तो पहले उन्होंने ट्रेन में जाने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो इसी बस में पहले सतना जाएंगे और उसके बाद वहाँ से वह दूसरी बस से, उसी कंपनी की बस से जबलपुर जो ट्रेन है वहाँ वो मिला देती है, तो इसलिए वो अपने घर आसानी से पहुँच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम से 2 को सुबह काम पर भी जाना होता था। वो कहते हैं कि हम जो वहाँ हमें जाना था, तो हम लोग वापस आके अपने काम पर भी जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने शाम वाली बस का सफ़र नहीं करते हैं, क्या पता रास्ते में डाकू मिलें, यह उन्होंने सोचा। तो जब वो पहुँचे बस के पास, तो उन्होंने जब बस को देखा तो वह टूटी फूटी जर्जर दशा में थी और किसी वृद्धा की तरह लग रही थी। ठीक है, जो वृद्धा होती है, वो आपने देखा होगा किसी वृद्धा स्त्री या किसी वृद्ध को देखा होगा कि वह क्या होता है ना अच्छे चल पाता है, उनके जो चेहरा है वह बिल्कुल उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ना वह अच्छे खड़े हो जाता है। वैसी वह बस की स्थिति भी, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया, वैसी स्थिति उसकी भी थी। तो जो सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी होती है, उसे देखकर ये लगता है कि यह अब आगे चलेगी भी या नहीं। तो वास्तव में वो कहता है कि यह बस पूजा करने योग्य थी, अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पूजा की जाती है, उसकी फ़ोटो में माला चढ़ाई जाती है। तो वैसी ही यह बस भी क्या होने लगी, अब इसकी अंतिम इसकी स्थिति है और अब यह पूजा के योग्य है। इस पर सवारी कैसे की जाए, यह सब जो 5 मित्र थे वह सोच रहे थे। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी ने उसमें जाएं नहीं जाएं इसका निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तो उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, और लेखक अपने साथियों के साथ उसमें बैठ गया। तो जब वो जा रहे थे, तो जाते समय जो उसके परिवार के लोग थे वह उसको छोड़ने के लिए स्टेशन में आए हुए थे। तो बस को देखकर उन लोगों को यह डर लग रहा था कि अब यह दोबारा हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अर्थात ऐसी बस में बैठकर कौन बच पाता है, यह सोचकर
वह उनको छोड़ने हुए आए थे और लेखक को वह इस तरह देख रहे थे मानो इस दुनिया से वह जा रहा हो। उनकी आंखों में ऐसा भाव था। लेखक ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वह लोग मुझे देखकर ऐसा कह रहे थे कि यह अभी दुनिया से जा रहे हों, जैसे कि वह कह रही हो कि इस दुनिया में आया है तो उसे जाने का कोई नहीं कोई बहाना चाहिए, अर्थात यह गाड़ी ही उसके जाने का बहाना है, ऐसा वह करना चाह रहे थे। तो बस चालू होती है तो सारी बसें हिलने लगती है। जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो वो देखते हैं कि तो पूरी की पूरी बस क्या होती है, सारी बस, ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी बस इंजन हो। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इंजन में बहुत अधिक आवाज़ आती है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन हो और वह इंजन के ऊपर बैठे हों। और कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा हो कि हमारी सीट के नीचे इंजन हो, अर्थात वो गाड़ी इतनी अधिक आवाज़ कर रही थी कि वह पूरी गाड़ी इंजन के समान हमें। फिर जब ऐसी स्थिति में आ गए तो फिर वो उसमें बैठे तो उसके जो अन्य भाग भी थे वो पूरी तरह से हिल रहे थे। तो लेखक डर रहा था कि कांच गिरकर कहीं लेखक को ही घायल न कर दे, और लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आ गई और जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों में जो लेखक थे उन्होंने कहते हैं कि जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेज़ों के गलत नीतियों का खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, उसी तरह ये उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे, अर्थात वह उस गाड़ी का सहयोग नहीं कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि जो इसका मालिक है उसे तो जब वो भी उसमें बैठा होता है, फिर उसने देखा कि उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागे जा रही है। 8-10 मील चलने के बाद जब वो आगे गई 8-10 मील, ऐसा लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका हुआ है, क्योंकि अगर बस की हालत ख़राब है तो उसकी सीटें भी सही नहीं होंगी। तो उसे लगा कि वह सीटों के बीच कहीं अटका हुआ है। फिर अचानक चलती हुई बस कहीं पर एकाएक रुक गई और लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और उसे अपने बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि उसकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के बाद वह इंजन को ही अपने गोद में रख लेगा और उसमें दूध, जो इंजन में पेट्रोल उसी तरह डालेगा जैसे किसी बच्चे को गोद में रखकर दूध पिलाया जाता है। तो उसके बाद बस की चाल कम हो रही थी। लेखक को बस पर रहा भरोसा उड़ गया था। उसे डर लग रहा था कहीं कि बस का स्टीयरिंग न टूट जाए, उसका ब्रेक फेल न हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन की तरह लग रहे थे और उसे लग रहा था कि कहीं वह बस उनसे टकरा न जाए। सड़क के किनारे झील को देखने पर वो सोचने लगा कि बस इसमें गोता न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई और ड्राइवर के प्रयासों के बाद बस नहीं चली और कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए उसे संयोग मात्र बता रहे थे। तो कुछ समय आगे चलने के बाद बस फिर रुकी और बस रुकने के बाद जो वहाँ का जो उसका मालिक है वो उसे कहने लगा कि यह बस तो फर्स्ट क्लास बस है, उसे इसमें कोई भी बुरा नहीं लग रहा था। उसके बाद हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा और बस कुछ आगे चली और उसकी चाल अब थोड़ी सी कम हो गई थी। तो धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उनका जो समय था जिसमें वो क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वह रात हो गई थी। तो धीरे धीरे चारों तरफ चांदनी फैलने लगी थी। उसी प्रकार जैसे कि वृद्ध
कोई वृद्धा होती है उसकी आँखों की ज्योति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो कमज़ोर चाँदी में बस ऐसी लग रही थी कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से उसकी प्राणांत न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी और उसकी रफ्तार और भी कम हो गई। उसके बाद बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी और अब वह धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों को आते जाते देखकर वह गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देता। तो उसकी स्थिति ऐसी थी गाड़ी की कि वह अगर कोई सामने से गाड़ी आती तो वह अपनी गाड़ी को किनारे पर वो खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसके टायर पर फिस करके बैठ गया, अर्थात उसका टायर ख़राब हो गया और बहुत ज़ोर से हिलकर वह थम गई और अगर वह स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा और टायरों की हालात जानते हुए फिर से जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उस उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है। अर्थात वो कहना चाहता था कि जो हिस्सेदार है उसे भी अपनी जान की परवाह नहीं थी, वह भी श्रद्धा भाव रखते हुए इस गाड़ी में सफ़र कर रहा है। तो बस के टायरों की दयनीय हालत को जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा कर रहा है, यह देखकर मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और ऐसी भावना अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देती। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उनकी साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। अर्थात वो कहना चाहते हैं, कवि जो इसके कवि हैं, लेखक हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो हरिशंकर परसाई हैं वह एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं और उनकी जो भी रचनाएं हैं वो व्यंग्यात्मक हैं। तो यहाँ पर उनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वह उस हिस्सेदार को भी की श्रद्धा को भी वो कहते हैं कि ऐसी भावना बहुत कम लोगों पर दिखाई देती है। तो उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए और बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसार कर उनका इंतजार करते और कहते कि ये महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाए। तो वहाँ पर व्यंग कर रहे हैं उस हिस्सेदार पर कि उसने अपनी जान दे दी लेकिन उस जो जर्जर अवस्था में जो बस थी उस बस को उसने सुधार नहीं किया और इसलिए यह महान व्यक्ति है। दूसरा टायर लगाने के बाद जब दूसरा टायर लगाया गया तो बस फिर चली। फिर हमने अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्हें लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसी सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया।